हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइज एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और चीजों को बहुत बेसिक से ही बताया जाएगा। तो कोशिश रहेगी आपको बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस समझ में आए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू सैटेलाइट ए एंड बी मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट। द मास ऑफ बी इज ट्वाइस द मास ऑफ ए। देन आपको क्या करना है बेटा, चार ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन चार ऑप्शंस में से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है ना। दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। दो उपग्रह ए व बी पृथ्वी के परित एक ही कक्षा में घूम रहे हैं। बी का द्रव्यमान मींस मास ए के द्रव्यमान का 2 गुना है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें राइट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, अब एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी ऑर्बिटल जो रेडियस है वो क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, तो हमें पता है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है किसी भी सैटेलाइट की, उसका फॉर्मूला हम देते हैं √GM बाय कैपिटल आर। कैपिटल जी क्या रहेगा यहाँ पे, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या रहेगा, हमारा मास ऑफ अर्थ। आर है हमारा बेटा ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, अच्छा तो आप देख रहे हो, आप ध्यान से देखो बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं भी आपको सैटेलाइट का मास दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि मैं बोलूं बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है, जो भी सैटेलाइट सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, चाहे उनका मास कितना ही अलग हो, उनकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट होता दिखाई दे रहा है। ए व बी की चाल समान है। ऑप्शन ए बेटा राइट आंसर। ठीक है, बी सी डी को आप एक बार चेक कर सकते हो। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है बेटा, ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, और ये सारी एनर्जी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती है। क्यों, हमें पता है हमारे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है -G∠M बाय आर। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी मेरे मास ऑफ सैटेलाइट पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो सभी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो बेटा कह रहा है, अच्छा मैच द कॉलम का है नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, बहुत आसानी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इसकी वजह से मेरे को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करनी है बेटा, ड्रॉ करनी है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सिर्फ अगर मेरे पास एक ही पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, एक ही पॉइंट चार्ज है, तो मेरा आंसर रहेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आएगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ए स्टेटमेंट के साथ आपको क्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ए स्टेटमेंट के साथ कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, क्यू। चलो अब हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं, बी पे चलते हैं बेटा। बी स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट लाइक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मींस ऋणात्मक, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसी रहेगी उसको देखते हैं बेटा। नेगेटिव चार्ज, जब हम पहले ही बोल चुके हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब टूवर्ड द नेगेटिव, टूवर्ड द नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, सेकंड स्टेटमेंट के लिए, सेकंड स्टेटमेंट के लिए आंसर रहेगा रेडियली इनवर्ड। अब सेकंड स्टेटमेंट जो मेरी बी वाली स्टेटमेंट है, इसके लिए मेरे को कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, टी।
तो ए के साथ Q और B के साथ P। तो देख लीजिए बेटा आपका कौन सा, ए के साथ Q और बी के साथ P, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का, है ना। ये कह रहा है ए मैग्नेट विद मोमेंट कैपिटल एम इज गिवन इफ इट इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर फॉर्म, है ना। तो इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। ये कह रहा है बेटा एक चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m गिवन है ना। चुंबकीय आघूर्ण कितना दिखा रखा है, m, और उसको बोला है कि उसे अर्ध वर्ताकार शेप में क्या कर दिया है, सेमी सर्कल शेप में क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। तो उसका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, है ना। चलो इसका बेसिक देखिए बेटा, क्या बोलते हैं, मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, सभी को पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं आपको हल्का सा बेसिक अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इसमें बताऊं तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है बेटा, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव धनात्मक एक नेगेटिव ऋणात्मक चार्ज होते हैं, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं बेटा डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ बोलते हैं। ऐसे ही एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा बेटा डाइपोल लेंथ, उसको मैंने L माना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा मेरा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इंटू डाइपोल लेंथ, यानी कि M इंटू L, ये गिवन है, M इंटू L ये मेरा गिवन है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस मैग्नेट को एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में क्या कर देना है, बेंड कर देना है। सेमी सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दिया बेटा, मैंने इस मैग्नेट को बेंड कर दिया, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। तो ये मेरे पास साउथ पोल हो गया, ये मेरे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये इस सेमी सर्कल का क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। और केंद्र से एक पोल का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, r मान लिया, ठीक है। केंद्र से एक पोल का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, r। तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका व्यास मतलब डायामीटर 2r। तो मेरे पास नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, m इंटू में 2r, क्या बनेगा बेटा, m इंटू में 2r। अच्छा, अब सर r की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो r की वैल्यू को कैसे, क्या मैंने सेमी सर्कल बनाया कि पूरा सर्कल बनाया, सर सेमी सर्कल बनाया, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा क्या होगा बेटा, पाई आर होगा, और वो उस मैग्नेट की लेंथ के इक्वल होगा, पाई आर इज इक्वल टू एल। तो आर क्या हो गया मेरे से, एल बाय पाई, आर क्या हो गया बेटा मेरा, एल बाय पाई। तो सर यहाँ पे हम आर की वैल्यू डाल देते तो क्या हमें नया मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, एल बाय पाई। तो देखो बेटा क्या बना, m इंटू 2l बाय पाई, और m इंटू 2l बाय पाई क्या बन गया बेटा मेरा, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, क्या बन गया, पुराने वाला मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। तो मेरे पास नए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 2m बाय पाई, 2m बाय पाई। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है मेरे को, 2m बाय पाई। ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेडियो एक्टिविटी से। ये कह रहा है रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी 3 दिन में घटकर अपने प्रारंभिक मान की, प्रारंभिक मान मींस इनिशियल वैल्यू की 1/3, 1/3 रह जाती है, ठीक है। 3 दिन में, 3 दिन में कितनी रह जाती है, 1/3। तो हमें कितने दिन की पूछी है उसने, ये कह रहा है देन 9 डेज ऑफ इस एक्टिविटी विल बिकम, 9 दिन के बाद कितना रह जाएगा, 9 दिन के बाद कितना रह जाएगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी लो आप सभी जानते हो बेटा, क्या बेसिक क्या है इसका, देखो A इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी, के क्या होता है यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है ना, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट होता है। ए नोट इनिशियल वैल्यू होती है, ए किसी भी टाइम के बाद वैल्यू होती है ना। अच्छा, तो देखो इसने क्या दिया है, इसने बोला पहले 3 दिन में 1/3 रह जाती है,
यानी कि ए की वैल्यू मैंने पुट की बेटा ए नोट बाई 3 इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर -3 के। ए नोट से ए नोट को मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास ई रेस टू पावर -3 की वैल्यू मिली 1/3। क्या वैल्यू मिली भाई? 1/3 मिली। ठीक है सर, अब हम 9 डेज के लिए जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो 9 डेज के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी ये मुझे कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो भाई करो, देखो a इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर -9 के, क्योंकि इस बार मेरे को t कितना डालना है बेटा? 9 डेज डालना है। तो a इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर -9 के। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, ए नोट ई रेस टू पावर 9 के को, क्या मैं 9 के को ऐसे -3 के का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या बेटा? सॉरी, क्यों बेटा? ये -3 के। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, ई रेस टू पावर -3 के, ई रेस टू पावर -3 को मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे? 1/3 पुट करूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? a इज इक्वल टू ए नोट 1/3 का क्यूब। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ए नोट 1/3 का क्यूब हो जाएगा बेटा 27, यानी कि ए नोट बाई 27। ए नोट बाई 27 का मतलब ये होता है उसकी प्रारंभिक वैल्यू का 1/27वां हिस्सा रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1/27वां। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एज शोन इन फिगर द वॉल इज स्मूथ बट द सरफेस ऑफ ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट आर रफ। है ना? देखो जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है बेटा, ए और वॉल के बीच जो सरफेस है वो क्या है? चिकनी है। स्मूथ का मतलब चिकन, कोई घर्षण नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच। लेकिन ए और बी के बीच तो फ्रिक्शन दिखा रखा है बेटा उसने, और एक फोर्स लगाया है उसने बी पर, ऐसे जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम, है ना? तो ये कह रहा है कि जब वो पूरा सिस्टम किस में रहे? संतुलन में रहे। पूरा सिस्टम किस में रहे? रेस्ट पे रहे। तो ए का फ्रिक्शन बताना है बी पर। चलो बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एफबीडी देखिए आप। ये मेरा ए बॉडी, ये मेरा सेकंड बी बॉडी, ठीक है, ये मेरी वॉल। ठीक है बेटा, ए का मैंने अगर मास मैंने माना बेटा एम ए, तो इसका वेट क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम ए जी। बहुत बढ़िया। बी का कहां होगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा? एम बी जी। अच्छा, अब ये कह रहा है पूरा सिस्टम किस में रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। तो ठीक है, पहले हम ए की बात करते हैं कि ए का बैलेंस रहने के लिए क्या कंडीशन होगी। अगर इसका ए ऑब्जेक्ट का वेट बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहां लगना चाहिए? ऊपर की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा तभी तो मेरा क्या रहेगा बेटा? बैलेंस रहेगा। ऐसे ही बी अगर ए के साथ अगर बेटा कांटेक्ट में रेस्ट पे रहना चाहेगा तो यहां पे भी फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो ध्यान से देखना बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में लगे, ऊपर की डायरेक्शन में लगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। ये कह रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां लगे हैं बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगे हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इज अपवर्ड, इज डाउनवर्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बेटा 0, 0। लास्ट ऑप्शन कह रहा है द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्या ऑप्शन नंबर डी आपको सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। क्यों? रीजन क्या रहेगा बेटा इसका? क्योंकि कोई भी सिस्टम तब तक रेस्ट पे नहीं रहेगा जब तक दो सिस्टम के बीच रिलेटिव
फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ना हो। दो फ्रिक्शन के बीच जो रिलेटिव फ्रिक्शन फोर्स होता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी सिस्टम किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। इसके तो दोनों ही फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि मैं बोला हूं संतुलन में नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 infinity charge sheet are kept parallel to xy plane having charge densities as shown in figure। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है हमें पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर हमें किसकी वैल्यू बतानी है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है, और उनके आवेश दिखा रखे हैं, चार्ज डेंसिटी दिखा रखी है बेटा। तो चलो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कौन से पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 3 चार्ज शीट की वजह से बनेगा। जो z इज इक्वल टू 3a पे रखा है, z इज इक्वल टू 0 पे रखा है, और z इज इक्वल टू -a पे रखा है। ठीक है, तो तीनों की वजह से क्या रहेगा, जो फर्स्ट प्लेट दिखाई दे रही है z इज इक्वल टू 3a, उस पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इनको नेम डाल देता हूं बेटा, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ये थर्ड प्लेट। तो पी पॉइंट पे फर्स्ट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बनेगा E1, जो मैंने आपकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करा दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं नेगेटिव 2 सिग्मा वाले चार्ज पे, है ना, 2 सिग्मा वाली सीट पे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है बेटा, टूवर्ड द नेगेटिव। ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव, तो टूवर्ड द नेगेटिव इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड -2 सिग्मा की वजह से बनेगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, E2 बन गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला क्या दिखा रखा है बेटा, थर्ड वाला भी ऋणात्मक चार्ज -सिग्मा दिखा रखा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कहां बनेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ध्यान से देखो, आपको तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके, E1 की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, एक सीट की वजह से 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है। बी की वजह से बेटा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। आगे चलो बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो ध्यान से देखना बेटा, है ना, ये क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट हाफ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट हाफ, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट 1। तो मैं ऐसे अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट को बाहर कॉमन लेता हूं तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि आधा प्लस 1 प्लस आधा क्या हो गया, डबल हो गया बेटा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। क्या आएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। अब सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में तो हमें क्या देनी होगी, डायरेक्शन भी देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी बेटा। तो देखो ये कौन है आपका, z इज इक्वल टू 0, ये z पॉजिटिव z एक्सिस, ये नेगेटिव z एक्सिस। तो मेरा तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, नेगेटिव z एक्सिस में जा रहा है। तो नेगेटिव z एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, नेगेटिव z एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, माइनस के कैप, माइनस के कैप। तो आंसर आ गया -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, गोज लॉ की जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज सीट, उस पे था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसके दिखाई दे रहे हैं बेटा? कैपिस्टेंस, कैपिस्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले रो में एक कैपिस्टर गिवन है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे वाले में 2 कैपिस्टर गिवन है, उससे नेक्स्ट वाले में 4। तो आपका क्या बन रहा है बेटा? शेड्यूल क्या बन रहा है? 1 2 4, नेक्स्ट कौन होना चाहिए? 8 होना चाहिए, उससे नेक्स्ट कौन होना चाहिए? 16 होना चाहिए। और कहां तक जा रहा है बेटा? ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मेरे को इसका इक्विवेलेंट निकालना है ना, तुल्यधारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है मेरे को इसमें, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो कैसे निकालेंगे बेटा। फर्स्ट रो में एक ही कैपेसिटर है तो उसका तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। दूसरी रो में देखो बेटा, सेकंड रो में आपको 2 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, दोनों की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। तो सीरीज में है, सीरीज में अगर सेम कैपेसिटर तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा? C बाय N। N क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो सेकंड रो में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं? 2 है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 बाय, सॉरी बेटा, हाँ ठीक है ठीक है, 1/2। तो सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1/2। नेक्स्ट है आपका बेटा क्या? 4 कैपेसिटर है, 1/4। नेक्स्ट है आपके 8 कैपेसिटर, 1/8। और ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक बेटा? इन्फिनिटी तक। तो आप देखो क्या बन रहा है, आपको क्या बनता दिखाई दे रहा है? 1, 1/2, 1/4, 1/8, ऐसे इन्फिनिटी तक। ये आपको जीपी सीरीज बनती दिखाई दे रही है, जियोमेट्रिक। कौन सी सीरीज बनती दिखाई दे रही है? जीपी। अब मेडिकल वालों बच्चों को थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होती है बेटा, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। तो जीपी बनती दिखाई दे रही है, और इन्फिनिटी, अनंत तक जो जीपी जा रही है उसका सम क्या होता है? उसका सम होता है बेटा a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे a क्या है? a जो होता है बेटा वो फर्स्ट टर्म होता है आपका। a क्या होता है आपका भैया? फर्स्ट टर्म्स होती है, ठीक है। आर क्या रहेगा बेटा आपका? कॉमन रेशियो। आर क्या रहेगा आपका? कॉमन रेशियो। मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, बहुत आसान सा फॉर्मूला, आप इसमें कर लोगे आराम से। देखो तो फर्स्ट टर्म कौन है बेटा? मेरा फर्स्ट टर्म है मेरा ए। कॉमन रेशियो कैसे निकालते? कॉमन रेशियो निकालते बेटा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो 1/2/1, तो ये तो 1/2 ही आ गया, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास? 1/2। तो मैं अब अपनी जीपी का सम निकाल सकता हूं, कैसे? ए फर्स्ट टर्म है मेरे पास A1, तो A मतलब 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। तो क्या हो गया बेटा? 1/2, आधा। तो 2 कहां चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2। तो ऑप्शन आपको बी करेक्ट होता दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when a wave undergoes reflection at a dense medium, dense medium मतलब एयर के अलावा कोई भी बेटा, ठीक है। तो कह रहा है इट्स फेज चेंज बाय, ये कह रहा है कि कोई भी एक तरंग किसी दूसरे माध्यम में क्या होती है बेटा? परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी कला यानी कि फेज में कितना परिवर्तन आएगा, है ना, ये हम देखें। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आपकी कोई भी रे एयर टू एयर रिफ्लेक्ट होती है ना, एयर टू एयर रिफ्लेक्ट होती है, तो बेटा क्या होता है? देखो ऐसे रे आया चला गया, है ना, इसमें हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, क्या बोलते हैं बेटा हम? 0, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, जिस वे में आया था उसी वे में रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब किसी दूसरे मीडियम की बात करेगा ना बेटा, दूसरे मीडियम की बात करेगा, तो देखो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? ये कोई वेव है, अगर इसको मुझे रिफ्लेक्ट कराना है किसी दूसरे मीडियम में, तो आपको ये वेव ऐसी बनती दिखाई देती है। जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो आपको वेव ऐसी बनती दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है पहले फर्स्ट केस में जब मेरा पार्टिकल, आप इसको पार्टिकल की फॉर्म में समझ सकते, जब मेरा फर्स्ट केस में मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, तो सेकंड डायग्राम में आपको कहां दिखाई दे रहा है? मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, यानी कि एकदम जस्ट अपोजिट हो गई।
और जस्ट अपोजिट के केस में हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बेटा। अगर एयर में रिफ्लेक्ट होती है कोई फेज डिफरेंस नहीं, अगर एयर का पूछता बेटा तो फेज डिफरेंस क्या होता आपका 0, लेकिन मीडियम में पूछा है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 180। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अब हम। चलो बेटा, हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन आपका वेव ऑप्टिक्स से दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। ये कह रहा है लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस separating two media is partially reflect and partially refract as shown in figure। कह रहा है एक रे, एक तरंग गिरी है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। कह रहा है उसका कुछ पार्ट तो क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि मीडियम चेंज नहीं हुआ, एयर से आया एयर में गया, ठीक है। कुछ पार्ट बोल रहा है आपका क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्ट हो गया, यानी कि कुछ पार्ट चला गया। तो बोला है कि आपसे ऑप्शन दिए हैं कि एंगल की फॉर्म में कि साइन आई क्या होगा, या टेन की फॉर्म में, साइन टेन की फॉर्म में हमारा जो इंसिडेंट एंगल है हमारा वो क्या होगा। तो देखो बेटा इसमें एक हिंट दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ क्या, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित रे है, वो रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर है। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। मतलब जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर हो तो ये जो आई एंगल है ये क्या बोला जाएगा, पोलराइजिंग एंगल बोला जाएगा। ठीक है, ब्रेवेस्टर लॉ पढ़ा होगा ना आपने, ब्रेवेस्टर लॉ ने बोला जो टेन आई है वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा म्यू, टेन आई क्या हो जाएगा मेरा म्यू। यही चीज आपको ध्यान देनी थी, इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा है ये, यही चीज आपको ध्यान देनी थी क्या, कि जो मेरा इंसिडेंट रे के बाद जो थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो जो ये एंगल आई है किसका काम करेगा, पोलराइजिंग एंगल का काम करेगा। और पोलराइजिंग एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपका, टेन आई इज इक्वल टू म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम कितना दिखा रखा है बेटा, म्यू टू बाय म्यू वन तो एयर का है, कोई बात नहीं, ठीक है, वन की फॉर्म में दिखा रखा है, वन की फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। टेन आ गया म्यू टू बाय म्यू वन, लेकिन मेरे पास ऑप्शन तो सेकंड में टेन म्यू वन बाय म्यू टू है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, साइन की फॉर्म में आंसर निकालेंगे। राइट एंगल में आप साइन की फॉर्म में कैसे निकालोगे, देखो बेटा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, टेन क्या होता है, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर लंब बाय आधार, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है बेटा मेरा म्यू टू इसके हिसाब से, और बेस कौन है मेरा म्यू वन। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा मेरा, म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर का अंडर रूट, या मैं बोलूं म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर का पावर 1/2। और साइन क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है मेरा, साइन थीटा होता है मेरा क्या बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। तो लंब कौन है मेरा, परपेंडिकुलर कौन है मेरा म्यू टू, हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर का पावर 1/2। तो अब हम अपने ऑप्शन मैच करेंगे। टेन की फॉर्म में आंसर नहीं दिखा रखा, साइन की फॉर्म में दिखा रखा है, साइन की फॉर्म में आंसर दिखा रखा है बेटा म्यू टू बाय म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर का पावर हाफ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा कई बार है ना, आप अब कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो मैं बताता हूं आपको गलती कहां करेंगे। आपका टेन आई आया, आपका टेन आई आया म्यू टू बाय म्यू वन, तो बच्चे सोचेंगे ऑप्शन में म्यू वन बाय म्यू टू दिखा रखा है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, और वो जल्दबाजी में ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो उसको दूसरे फॉर्म में भी लाने की, दूसरे ऑप्शन के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है लेट आई ए एंड आई बी be the moment of inertia of a body about two axes A and B respectively
द एक्सिस ए पास थ्रू द सेंटर मास ऑफ बॉडी बट बी डज नॉट। क्वेश्चन को हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ये कह रहा है कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक वस्तु है, उसकी दो अक्ष दिखा रखी है ए और बी, ठीक है, और दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में क्या फर्क है बेटा? इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट के लीनियरली मोशन को अपोज करे, लीनियरली चेंज को अपोज करे, और जो एंगुलरली चेंज को अपोज करे उसको बोल देंगे हम बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो इनर्शिया का काम लीनियर मोशन में होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम रोटेशनल मोशन में होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है बेटा एक सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है सर, ये एक सेंटर से मैंने मान लिया पास हो रहा है, ये कोई एक बॉडी है बेटा, पहली एक्सिस उसके सेंटर पे पास हो रही है, ठीक है, दूसरा सेंटर से पास नहीं हो रहा, देखो उसने बोला बी डज नॉट, ये ए एक्सिस है, ये कौन सी है बेटा? बी। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। अच्छा, सेंटर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, यानी कि हम कैलकुलेट क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास थ्रू द सेंटर, है ना, तो उसमें मेरा आंसर क्या रहता है बेटा? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब तो इसमें देखिए ए का तो आ गया मेरे पास बेटा एम आर स्क्वायर, मान लो इसका रेडियस बेटा आर है, जो दूसरी एक्सिस है जो बी पास हो रही है, सेंटर से पास नहीं हो रही, थोड़ा पास से पास हो रही है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच मैंने डिस्टेंस क्या मान लिया? डी। तो इसमें क्या लगेगा बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बोला? सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हुआ वो प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या है बेटा? डी है सेंटर से उस रोटेशनल एक्सिस का डिस्टेंस, सेंटर से उस रोटेशनल एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये मेरा एक्सिस पैरेलल लग जाएगा, इसमें पैरेलल एक्सिस लग जाएगा बेटा जो आई बी के इक्वल होगा। तो देखो आई ए है मेरा एम आर स्क्वायर, आई बी है मेरा एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो पता ही चल गया डायरेक्ट कि आई बी बड़ा होगा मेरा आई ए से, आई बी बड़ा होगा मेरा किससे? आई ए से। अब हम ऑप्शन देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है आई ए लेस देन आई बी, ठीक है सर, ये तो हमने निकाला है अभी, आगे भी ऑप्शन पे चलते हैं। कह रहा है इफ आई ए लेस देन आई बी द एक्सिस आर पैरेलल, ना ये बात गलत हो गई, क्यों? कह रहा है ये कह रहा है कि आई ए छोटा है तब पैरेलल है, नहीं नहीं, उल्टा बोलो बेटा कि सर आई बी बड़ा है, आई भी आपका आई ए से बड़ा है अगर दोनों पैरेलल है तो। और थर्ड वाले में बेटा ए का बड़ा दिखा रखा है, यानी कि फर्स्ट एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण बड़ा दिखा रखा है, वो तो गलत स्टेटमेंट होगी। अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे ए और ऑप्शन नंबर सी में। ए हम इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि बेटा यहां पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, नो कंडीशन गिवन, ए पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए हम ए ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन बचता है बेटा? सी ऑप्शन बचता है। यदि अक्ष समांतर है तो आई ए आई बी से छोटा होगा। ये रोटेशनल मोशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर देंगे, और होता क्या है जनरली जो ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले होते हैं ना वो फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट नंबर पे ही गिवन होते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक डायग्राम दिखा रखा है बेटा, है ना, लेंज रूल का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। लेंज रूल आप लोगों ने याद है कहां पढ़ा होगा बेटा? ईएमआई में पढ़ा होगा, क्योंकि फैराडे ने सिर्फ इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड बताया था और लेंज ने उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी बताई थी। तो ये कह रहा है एन इंक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर पीक्यू, पीक्यू में जो करंट पास हो रही है, जो धारा पास हो रही है, वो उसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है, ठीक है। जो धारा, जो करंट पीक्यू में पास हो रही है उसकी वैल्यू कंटिन्यू क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। अगर उसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बेटा? उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? कंटिन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो सर अब हमें क्या करना है? हमें ए और बी कॉइल जो आपको दिखा रखी है बेटा, कुंडली जो दिखा रखी है, उसमें
जो करंट बना उसकी डायरेक्शन बतानी है। उसमें क्या बताना है बेटा? डायरेक्शन बताना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे बताते हो? राइट हैंड थंब रूल से। किससे बताते हो बेटा? राइट हैंड थंब रूल। यानी कि करंट की डायरेक्शन में आपने अपना थंब को प्लेस कराया और फिंगर को क्या करा दिया? घुमा दिया। तो देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है वो बी में एंटर कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड इस PQ की वजह से क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, वो इस बी वाली कुंडली में, बी वाली कोइल में क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। अच्छा, अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ने एंटर किया, अब वो पीछे घूम के जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ए से बाहर निकलेगा। यानी कि ए में तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और बी में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? इनवर्ड। अब दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अलग है तो जो इंड्यूस्ड करंट है, जो धारा बनेगी, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा? अलग होगी। चलो, तो बी में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। लेंज ने बोला जो बढ़ेगा उसको क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो इसकी स्टेटमेंट ही है। वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जो करंट बनेगा वो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश की जाएगी अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को कम कौन करेगा? बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अंदर वाले को कम कौन करेगा बेटा? बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड कम करेगा। अब अगर इस लूप में बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो करंट को कैसे फ्लो होना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट को कैसे फ्लो होना पड़ेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बी में आपका, कोई बी में आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो क्यू के साथ मैच हो गया। अब ए और बी में अपोजिट नेचर के मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट भी अपोजिट नेचर का बनेगा। बी में अगर एंटी क्लॉकवाइज बना है, अगर बी में आपका एंटी क्लॉकवाइज बना है तो ए में कैसा बनेगा बेटा? अपोजिट नेचर का, क्लॉकवाइज बनेगा। कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। ए में आपका क्लॉकवाइज। तो ए ऑप्शन देखिए बेटा किसके साथ मैच हो रहा है? ए आपका क्लॉकवाइज, यानी कि ए बन गया बेटा पी के साथ और बी बन गया क्यू के साथ। तो ऑप्शन देखिए बेटा, ए पी और बी क्यू, ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है, येलो है। अब देखो, ऑप्शन आर और एस तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे बेटा, लास्ट वाले ऑप्शन। क्यों? इसने क्या बोला? नो करंट इंड्यूस्ड इन ए। नो करंट इंड्यूस्ड, अरे क्यों नहीं होगा भाई? जब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो करंट तो इंड्यूस्ड हो गई। ये तो फेराडे ने बोला था सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा करंट इंड्यूस्ड का, लेंज रूल का। बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ आप इसमें अपना एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो करंट बनेगा जिसकी वजह से बना है उसको अपोज करेगा। अंदर वाले की वजह से बना, अंदर वाले को अपोज करेगा, इसलिए बाहर वाला बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं बेटा। ये कह रहा है इन ए सीरीज LR सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अरे वाह, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया आपको। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL किसके इक्वल बोला? रेजिस्टेंस के इक्वल बोला, यानी कि XL की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? R। अब मेरे पास LR सर्किट है। LR सर्किट का इंपीडेंस यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, क्या होगा मेरा? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL को R के इक्वल ही बोल दिया, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा मेरा? ये √2R। क्या हो गया मेरा? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा? √2R। ठीक है, आगे देखो पूछा क्या है इसने? पूछा, बोला एन EMF E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी। EMF मतलब वाहक बल, जो उसको रन कर रहा है, उस सर्किट को रन कर रहा है। अप्लाइड टू द सर्किट, द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो पावर, कितनी शक्ति वो कंज्यूम करेगा? P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? I स्क्वायर R। ये तो आप ओम्स लॉ में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार पढ़ चुके हो। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I क्या होगा बेटा मेरा? I होगा LR सर्किट का E0 बाय
इम्पीडेंस, ई नोट बाय इम्पीडेंस। तो ई नोट दिखा रखा है बेटा, ई नोट तो मेरा सेम ही दिखा रखा है, ई नोट डिवाइड बाय इम्पीडेंस आया मेरा कितना बेटा, √2r। कितना आया बेटा मेरा, √2r, √2r। ये मेरे पास क्या मिल गया बेटा, मेरे को करंट मिल गया। तो इसका स्क्वायर करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इसका इसका क्या किया बेटा मैंने, स्क्वायर किया। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, ई नोट स्क्वायर डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, इन टू में आर, तो एक आर कैंसिल हो गया, मेरे पास बना ई नोट स्क्वायर बाय 2r। बताओ कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया इसका, ई नोट स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, आरएल सर्किट का। एलसीआर सर्किट होता तो एक्ससीओ ऐड हो जाता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, देखो ध्यान से। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी लाइंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल इज। चलो बेटा क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, समविभव पृष्ठ। इस वर्ड पे देखिए ध्यान दीजिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है वी सेम। क्या होता है बेटा, वी सेम, पोटेंशियल सेम। मैं आपके सामने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना देता हूं, इसके अक्रॉस वी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। एक पॉइंट है मेरा ए, एक पॉइंट है मेरा बी, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को ए से बी पे मूव कराना है। वर्क डन होगा बेटा मेरा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क क्या होगा मेरा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उसका निकालने का तरीका क्या है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और जिस चार्ज को मूव करा रहे उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मुझे पता है कि बेटा दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू जीरो। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू जीरो। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो मान लो आपको बोनस सा मिल गया है ना। जिस बच्चे को इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पता है ना, इसकी वैसे प्रॉपर्टी भी देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है, नो वर्क डन टू मूव ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे समविभव पृष्ठ पे किसी भी आवेश को लेके जाने में कोई वह काम करना नहीं पड़ता, तो आंसर इसका जीरो आ जाता है। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। चलो बेटा देखो काइनेमेटिक्स का, ओ कब से इंतजार कर रहे थे ना कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन तो इस बार एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, आ गया भैया। ये कह रहा है बेटा एक फिगर है उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखा रखा है आपको। क्या दिखा रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ दिखा रखा है। एक पार्टिकल का एक कण चल रहा है एक्स एक्सिस के, सॉरी कहां चल रहा है भैया, पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है चलो, तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा आपका ऑप्शन सही है। देखो बेटा ये मेरा है ओरिजिन बेटा, इसको मैंने नाम दिया ओ। ये मेरा ओ से ए है ना, ओ से ए, ये स्लोप है मेरा थीटा। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा वो किसको बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसको बताता है बेटा, वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है, वेग को बताता है। ठीक है चलो बेटा ध्यान से देखिए, क्या ओ से ए तक आपको आपका स्लोप कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर।
अगर स्लोप कांस्टेंट है, आपका स्लोप कांस्टेंट है बेटा, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सर। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, ओ से ए तक, ओ से ए तक स्लोप क्या है मेरा, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब आपका पार्टिकल ओ से लेकर ए तक यानी कि टी नोट टाइम तक तो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, और उसके बाद स्लोप क्या हो गया, आफ्टर ए स्लोप क्या हो गया बेटा आपका, जीरो। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, स्लोप जीरो मतलब आपकी वेलोसिटी भी बेटा क्या, जीरो। ठीक है। अब वेलोसिटी, तो हम ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली गिविंग द पॉजिटिव, गलत। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, गलत। द वेलोसिटी इंक्रीज अप टू ए टाइम टी नॉट, ना, इंक्रीज नहीं होगी भाई, क्यों, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ पे आ जाइए, कह रहा है द पार्टिकल मूव एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू ए टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप। हमने भी तो यही चीज निकाली है कि टी नोट तक स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, उसके बाद स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन था बेटा मैकेनिक्स का। चलो बेटा आगे देखो, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी विद्युत धारा एक कॉपर के तार से पास हो रही है, ठीक है, और उस वायर से, उस तार से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिखा रखा है वो बी दिखा रखा है। देखना बेटा, ये क्या है, वायर है, कॉपर का वायर है, इसमें कोई भी करंट पास हो रही है, इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है बेटा, बी दिखा रखा है। तो अब ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर वुड बी। अब अगर किसी बच्चे को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला याद है, तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का समय लेगा। कैसे, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है बेटा, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, 2 आई बाय आर। अब इनमें क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हर बार सेम रहेगा, 2 हर बार सेम रहेगा, करंट को चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर पे डिपेंड करेगा, और आर पे डिपेंड कैसे करेगा, इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, B2 बाय B1 इज इक्वल टू R1 बाय R2। मुझे यहां से निकालना, कैलकुलेट क्या करना है बेटा, B2 को कैलकुलेट करना है, तो R1 बाय R2 इंटू B1। R1 कितना दिखा रखा है बेटा, 5। दोबारा दूसरे केस में कितने के लिए पूछा है, दूसरे केस में पूछा है बेटा 20 सेंटीमीटर के लिए, 20 सेंटीमीटर के लिए, तो 20 इंटू B1, इनिशियल कितना गिवन है, B गिवन है, तो सर ये तो मेरा हो गया B/4, यानी कि पहले वाले का 1/4 हो गया, पहले वाले का क्या हो गया, 1/4, और सेकंड डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर बी इसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहूंगा बेटा मैं आपको, अगर ऐसा होता, क्वेश्चन को उल्टा करके पूछता, वो कैसे क्या बोलता, वो कहता 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 सेंटीमीटर पे कितना है बेटा, बी है, जो उसने ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। वो कह रहा है मुझे अपनी चुंबकीय क्षेत्र, मुझे अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनिशियल की 1/4 करनी है, तो कितने पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे मेरे को अपना पॉइंट रखना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो इसका रिवर्स आंसर निकालते तो हम क्या बोलते कि सर R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब मेरी वैल्यू इनिशियल वैल्यू की 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन को रिवर्स करके भी बता सकता है, डायरेक्ट भी कर पूछ सकता है आपसे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम, ये देखिए, इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक,
अर्धचालक, कुचालक, इंसुलेटर। The forbidden energy gap are E1, E2 and E3 respectively. Which one is correct? Forbidden energy होती है बेटा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? फोरबिडन एनर्जी गैप। तो कह रहा है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा? फोरबिडन एनर्जी गैप आर E1, E2 एंड E3। देखो बेटा, अगर आपने एनर्जी बैंड डायग्राम अच्छे से पढ़े होंगे तो कंडक्टर के केस में तो बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप रहते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या रहते हैं बेटा? ओवरलैप रहते हैं, यानी कि कंडक्शन के बैंड में तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ऑलरेडी ही आपके ओवरलैपिंग में सेम पोजीशन में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा? इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए। इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए, यानी कि E3 हमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। कंडक्टर के केस में चाहिए ही नहीं। अब बचा कौन बेटा? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी आपको चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम के लिए बोलते हैं बेटा 0.272 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए बात करें हम, सिलिकॉन के लिए बात कर देते हैं हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? इंसुलेटर की। उसके बाद सेमीकंडक्टर की, और उसके बाद कंडक्टर की। तो आपको ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, क्योंकि E3 किसकी है बेटा? E3 है मेरी इंसुलेटर की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट इंसुलेटर के केस में होगी। बहुत एनर्जी बैंड डायग्राम का बिल्कुल बेसिक। तो ये हमारा बेटा सेमीकंडक्टर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट था एनर्जी बैंड डायग्राम, उसका क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बेटा हमने बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए, बहुत से सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, रेडी रहना। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।